नमस्कार, हरियाणा विशेष में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चंडीगढ़ में बजट सत्र को लेकर के बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई है और विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की अध्यक्षता में हरियाणा विधानसभा में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सीएम मनोहर लाल मौजूद रहे, वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, गृह मंत्री अनिल विज, संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी इस बैठक में शामिल हुए। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में बजट सत्र की अवधि पर अंतिम मुहर लगी और बजट सत्र राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगा। 23 फरवरी को हरियाणा का बजट पेश होगा। ये बजट सत्र 2 चरणों में होगा। हरियाणा बजट सत्र का पहला चरण 20 से 23 फरवरी को होगा, तो वहीं दूसरे चरण की तारीखों में बदलाव किया गया है और अब दूसरा चरण 17 मार्च से 22 मार्च तक होगा। बीएससी की बैठक के बाद बजट सत्र को लेकर के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की तरफ से जानकारी दी गई। ये तो डिस्कशन हुई है, उसके अंदर गवर्नर एड्रेस के ऊपर भी चर्चा हुई है कि उस दिन कॉलिंग अटेंशन लिए जाएंगे। उसके साथ साथ फिर आगे 2 दिन गवर्नर की स्पीच के ऊपर चर्चा होगी और उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर अपना बजट पेश करेंगे। रिसेस रखी जाएगी पिछली बार की तरह, जिसमें सारे एस्पेक्ट्स को चर्चित कर कमेटियाँ अपना विजन दे और उसके बाद 17 तारीख से रिज्यूम होकर 22 तारीख को सेशन कंक्लूड होगा। पूरी तरह तैयार है और अभी तो शुरू हुआ है। आगे जो डिस्कशन जाएगी उन पे पहले की तरह जवाब भी देंगे, मगर ये मानते हैं कि जो विजन के साथ 3 साल से सरकार ने प्रदेश को आगे ले जाने का काम किया है, चौथे साल का बजट भी उससे बेहतर करेगा। आपको क्या उम्मीद है सर बजट से? अगर बात करें मैं तो पूरी तौर पर आश्वस्त हूँ। केंद्र सरकार ने जो हमें एडिशनल ग्रांट्स दी हैं, उसी विजन के साथ प्रदेश सरकार भी अपना बजट रखेगी। वहीं चंडीगढ़ में हुई बीएससी की बैठक को लेकर के कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि बजट के दूसरे सत्र की तारीखों में बदलाव किया गया है। बजट शुरू होगा, मतलब बजट सेशन शुरू होगा और उसी दिन पहले दिन गवर्नर एड्रेस होगा। गवर्नर एड्रेस के बाद कुछ विधायक कार्रवाई की जाएगी। एक आधा कॉन्स्टिट्यूशन मोशन भी लग सकता है। 20 तारीख को जी 20 तारीख को अपना गवर्नर एड्रेस आएगा और उसके बाद 21 और 22 2 दिन गवर्नर एड्रेस पे बहस होगी और 23 तारीख को मुख्यमंत्री बजट पेश करेंगे फाइनेंस में। इसके बाद जब उसके बाद दोबारा अवकाश के बाद पहले 16 जो कही गई थी उसके बजाय 17 मार्च को हाउस शुरू होगा और 17 से 22 तक जाएगा और वो भी उस टाइम हाउस की सेंसस लेके और इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 24th हाउस। तो कृषि मंत्री जेपी दलाल ने लोकसभा और हरियाणा विधानसभा के चुनाव साथ करवाने को लेकर के कहा कि बीजेपी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। जेपी दलाल ने यह भी कहा कि चुनाव करवाना चुनाव आयोग का काम होता है, लेकिन हमारा संगठन चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं हरियाणा में आने वाले बजट को लेकर के भी कृषि मंत्री ने कहा कि मुझे ये पूरा भरोसा है कि इस बार बजट किसानों के हित में होगा। नहीं, हरियाणा में तो भाजपा का संगठन बहुत मजबूत है। कभी भी चुनाव हो और चुनाव हमारे यहाँ कुछ न कुछ होते रहते हैं, कभी पंचायतों के, कभी जिला परिषद के, कभी शहरों के, गुड़गांव का, फरीदाबाद का, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव भी होने हैं। तो हमारा संगठन हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहता है। ये जो चुनाव आयोग का काम है कि कब चुनाव करें। हरियाणा का तो कृषि प्रधान प्रदेश है और बजट से हर बार कुछ न कुछ सौगात मिलती है। मुझे अब भी इस बार भी भरोसा है कि एक अच्छा किसानों के लिए बजट आएगा, पशुपालन के लिए, मछली पालन के लिए, नहरों के लिए, बिजली के लिए और किसानों के हक में बजट आएगा। तो लोहारू में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की है, जिसमें पहाड़ी गौशाला के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि वो मौजूद रहे। गौशाला को 11 लाख रुपए के अनुदान की घोषणा भी की। इस मौके पर कृषि मंत्री ने लोगों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को इसके समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि जो पहाड़ी गाँव का इलाका है, इसमें नहरों का पानी नहीं आता है तो आज जमीन बंजर हो जाती। यहाँ के किसान सरकार की नीतियों से खुश हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं। आज ये पहाड़ी गांव जो बड़ा ही माता का गांव है, इलाके के अंदर ये माता पूजी जाती है, उसके प्रांगण में स्थापित गौशाला है। इसमें आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और ये इलाका जो है गौ भगत इलाका है। लोहारू में सबसे ज़्यादा गौशालाएं हैं और लोग गौ के प्रति समर्पित है।
हरियाणा सरकार की जो नीतियां हैं उसका ये लाभ उठा रहे हैं। प्राकृतिक खेती की तरफ भी इनका ध्यान है, माइक्रो इरिगेशन की योजनाओं की तरफ भी इनका ध्यान है। सरकार की नीतियों से पूरा संतुष्ट हैं और ये इलाका अगर पानी नहरों में नहीं आता तब तक बंजर हो जाता। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो काम किया है टेलों तक पानी पहुंचाने का दक्षिण हरियाणा में, इससे सारे दक्षिण हरियाणा के अंदर एक खुशी की लहर है। तो कांग्रेस का 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन इस महीने रायपुर में शुरू हो रहा है और अधिवेशन में 9 राज्यों के चुनाव और मिशन 2024 की रणनीति पर चर्चा होगी। पहले दिन तो आप जानते हैं, पहले दिन तो हमारी जो कमेटी होती हैं वो बैठती हैं और 2 दिन हमारा सेशन होता है प्लीनरी, जिसमें सभी लोग भाग लेते हैं, हमारे रेजोल्यूशंस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमेशा की तरह एक पैटर्न है हमारा, वो होगा। और उसके अलावा आखिरी दिन हमारी एक पब्लिक मीटिंग भी होती है और वो भी वहाँ पर होगी। देखिए, आप एक बात को समझ लीजिए कि हमेशा जब भी प्लीनरी होता है AICC, उस समय हमेशा पब्लिक मीटिंग होती है आखिर में। तो ये भी अब क्योंकि ये चुनावी राज्य है तो पूरे प्रदेश से लोग आएंगे और वो एक उत्साह जहाँ प्लीनरी का लेंगे वहाँ इस रैली का भी लेकर जाएंगे और काम में जुटेंगे, कांग्रेस को मजबूत करेंगे। तो बीबीसी के मुद्दे पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि किसी भी संस्था को सूचना छिपाने का कोई हक नहीं है और अगर किसी ने कुछ गलत किया नहीं है तो उसको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन कांग्रेस विधायक कुमारी सैलजा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि उनके खिलाफ जब भी कोई आवाज उठाता है तो उस पर IT की रेड पड़ जाती है। ऐसी कोई संस्था नहीं है कि जिसको अपना हिसाब छिपा के रखने का हक हो। एजेंसियों के पास सूचना होती है और किसी के साथ छापा मारा जाता है तो कम से कम 6-8 महीने पहले उसके पीछे जांच शुरू हो जाती है और अगर किसी ने कोई गलत नहीं किया है तो उसको डरने की जरूरत नहीं है। ये एक विपक्षी पार्टियों को भ्रम हो गया है। जब भी चुनाव आता है तो कोई ना कोई वो ऐसा मुद्दा खड़ा करते हैं कि भ्रम फैलाओ, विदेशों में खबर छपवाओ, कोई दूसरे देश से खबर छपवाओ। लेकिन यहाँ इस देश के नागरिक जो हैं वो समझते हैं कि मोदी जी ने जो काम किया है उनके लिए, हर किसान के, हर गरीब के दिल में जो बसे हुए हैं, कोरोना के वक्त जो प्रबंधन किया है, धारा 370 समाप्त करके जो देशभक्ति की भावना लोगों में जगाई है, ये लोग बार बार जो है भारत के लोग मोदी जी को मौका देंगे और विपक्ष का जो षड्यंत्र है कि बाहर खबरें छपवा के भ्रम फैलाए वो कामयाब नहीं होगा। ये बड़ा आपको नहीं लगता कि बड़ा स्ट्रेंज कोइंसिडेंस है कि IT की रेड पड़ती है किसी पर भी जब वो कोई आवाज़ उठाता है? तो ये उसी कड़ी में एक और जोड़ लीजिए आप कि BBC पर भी तब रेड पड़ी, पहले कभी नहीं पड़ी, अब पड़ी जब ये कुछ मामले यहाँ पर उठे हैं, कोई फिल्म की बात हुई है, कुछ हुआ है तो उन पर रेड पड़ रही है। महेंद्रगढ़ के गांव जाटपाली स्थित हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में चल रही इंटर यूनिवर्सिटी नेटबॉल महिला प्रतियोगिता में प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने शिरकत की है। इस मौके पर पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा भी उनके साथ मौजूद रहे। आपको बता दें कि हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में 4 दिवसीय ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी नेटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसमें देश भर के विभिन्न हिस्सों से करीब 55 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज महिलाएं किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हैं, हर क्षेत्र में महिलाएं अपना परचम लहरा रही हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा का आने वाला बजट सत्र किसान, व्यापारी, कर्मचारी, गांव, मजदूर, प्रदेश इन सब के हित में होगा। कार्यक्रम में मंत्री ने ये घोषणा की, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को बसों की कोई दिक्कत न आए, इसके लिए पर्याप्त बसें चलाई जाएंगी। आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सारे भारत के जो बेटियां हैं अपनी सेंट्रल महेंद्रगढ़ में इकट्ठे हो रहे हैं। खेल का जो बास्केटबॉल का रखा है और बेटियां ने सारे दुनिया में बेटियों ने, हरियाणा की बेटियों ने नाम भी कमाया है। चाहे गोल्ड मेडल की बात करें, रेस की बात करें, रेसलिंग की बात करें। और मैं BC साहब यहाँ हैं और इनके नेतृत्व में रामविलास शर्मा जी पूर्व मंत्री रहे हैं, हमारे वर्ष साथी हैं, तो उनके नेतृत्व में आज कार्यक्रम रखा है महेंद्रगढ़ में। सारे देश के बच्चे यूनिवर्सिटियों से आए हैं। मैं उनका तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से कि जो हरियाणा से मैसेज लेकर जाएंगे बच्चे खेलों में आगे बढ़ते।
तो पंचकुला में करीब 90 दिन से अपनी ज्वाइनिंग की मांग को लेकर के धरने पर बैठे हरियाणा पुलिस के चयनित 6,600 कैंडिडेट्स का धरना खत्म करवा दिया गया है। सीएम के ओएसडी जवाहर यादव धरना स्थल पर पहुंचे हैं और कैंडिडेट्स को यह आश्वासन देकर के धरना खत्म करवाया है। उन्होंने कैंडिडेट्स को यह आश्वासन दिया है कि 15 दिन के अंदर उनकी ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी। आपको बता दें कि साल 2019 में हरियाणा पुलिस के सिपाही पद के लिए भर्ती की प्रक्रिया की गई थी, लेकिन उस भर्ती के बाद 6,600 महिला पुरुष चयनित कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग नहीं दी गई और इसी के चलते ये सभी धरने पर बैठे हुए थे। सर, जो सर ने हमें आश्वासन दिया है 15 दिन का, 15 दिन के अंदर अंदर हम ट्रेनिंग पे पहुंच जाएंगे। सर ने ये आश्वासन दिया। 15 दिन लास्ट है, 15 से पहले भी हमारा काम हो सकता है। सर ने ये सीएम साहब से बात करके या जैसे भी है सब जगह बात करके हमारे बीच में आ जाए हैं और ये आश्वासन दिया है। हम इस आश्वासन पर अपना धरना समाप्त करते हैं कि 15 दिन के अंदर अंदर हम ट्रेनिंग पे चले जाएंगे। सर, तो पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने इंडिया न्यूज से बातचीत में टेंडरिंग पॉलिसी को लेकर के कहा है कि हम इसके माध्यम से पारदर्शिता और समय की पाबंदी आने वाली है। मंत्री देवेंद्र बबली ने कई और मुद्दों को लेकर के भी अपनी बात को रखा है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। हरियाणा में इस वक्त प्रदेश भर में सरकार जो विकास के मद्देनजर से ई टेंडरिंग की पॉलिसी लेकर आई है, उसका विरोध जगह जगह पर अलग अलग हलकों में देखने को मिल रहा है। बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा के पंचायत एवं विकास मंत्री देवेंद्र बबली। सर, ई टेंडरिंग को लेकर देख रहे हैं हम सड़कों पर रोष प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, विधायकों के आवास के बाहर घेराव हो रहा है, तो क्या सरकार समझा नहीं पा रही है या फिर सरपंचों की जो बात है कि वो इसे नहीं करना चाहते, क्या मंशा है इसके पीछे? देखिएगा, ये जो प्रणाली है, जो ई टेंडरिंग से हम काम करवाना चाहते हैं, इससे मैं ये कह सकता हूँ अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी। एक समय की पाबंदी इसको कह सकते हैं, क्योंकि जो टेंडर प्रोसेस में जाएगा तो उसका एक समय अवधि होती है और ये एक अच्छा फैसला जनहित के लिए, प्रदेश हित के लिए सरकार ने लिया है। हमारी नई पंचायतें, समितियां, जिला परिषद बनी, हमने सबको सम्मान देने का काम किया जो चुने जनप्रतिनिधि थे। साथ में जिलावार जाकर एक संवाद प्रोग्राम में उनसे फीडबैक लिया गया और उनसे अनुरोध किया गया भी आप अपने गांव को विकास की तरफ बढ़ाएं। मैं ये कह सकता हूं कि 5-10% तो कहता नहीं मैं, जिले में वहाँ भी उस टाइम एक विरोध था, अपनी बात रखना चाहते थे, उनके सुझाव भी आए, सरकार में सुझाव डिस्कस हुए, हमने इम्प्लीमेंट किया। जो टेंडर प्रक्रिया का समय ज़्यादा था उसको हमने बिल्कुल 7 दिन पे ले आए हम उसको, और बिल्कुल जो 25 लाख तक का मामले, जो 20 लाख या 10 लाख की फाइलें चंडीगढ़ तक आती थी, उन शक्तियों को हमने नीचे देने का काम किया। अब ब्लॉक लेवल पे हमारे इंजीनियरिंग विंग के जेई प्रस्ताव के बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन पावर हमारी चुनी पंचायतों की, सरपंचों की है, काम में कोई भी उन्हें डेवलपमेंट करनी है वो उसका प्रस्ताव पास करें, अपना ई टेंडरिंग में से उसका टेंडर लगवाएं और एडमिशन पावर सारी उनके पास है, काम करवाएं। बिल्कुल शॉर्ट टाइम कर दिया। और पहले था जी कॉन्ट्रैक्टर कहाँ से आएंगे, जो पहले भी तो काम कर रहे थे वही लोग सिर्फ जीएसटी नंबर लें ताकि उससे पैसे की अकाउंटेबिलिटी आए। इसमें हमारा मानना यह सिर्फ पैसे की अकाउंटेबिलिटी सरकार ने तय की है और काम गुणवत्ता से हो और समयबद्ध तरीके से हो। अब कुछ भाई हमारे इसके विरोध में लगे हुए हैं, इसके पीछे राजनीति भी शुरू हो चुकी है खुल के। अब तो जो हमारे विपक्ष के साथी हैं इसमें अपना पूरा इसको इनकैश करना चाहते हैं, इनके कंधों को यूज करना चाहते हैं। सर, अब आगामी विधानसभा का बजट सत्र भी है, विपक्ष भी इस मुद्दे को वहां पर उठाएगा। कल सरपंचों ने भी चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और खुले तौर पर तमाम जो सरकार के विधायक हैं, जनप्रतिनिधि, उन्होंने चुनौती दी कि अगर जिन विधायकों ने अगर ये मुद्दा विधानसभा में नहीं उठाया तो उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा, उनके हलकों में उनके घरों का घेराव किया जाएगा। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सरकार की ड्यूटी है। आप चुने प्रतिनिधि, आप अपनी बात रख सकते हैं, आप विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। मैं अनुरोध करना चाहूँगा, आपने अपनी बात रखी है, इसमें आप एक बार इस पर एप्लीकेबल कीजिए। अगर कहीं और समस्या आएंगी उसको बैठ के बातों से हम पहले भी अमेंडमेंट किया और उसको दुरुस्त करने का काम करें। अभी वो एक प्रेशर जिसको मैं कह सकता हूँ वो बनाने का काम कर रहे हैं और सरकार बिल्कुल पारदर्शिता से काम करवाना चाहती है और गाँव का विकास चाहती है। जो हमारे कुछ साथी ये विरोध प्रदर्शन में लगे, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, 2-2.5 महीने हो गए आपने काम क्यों नहीं शुरू करवाए? काम शुरू होने चाहिए थे, उल्टा दूसरों को प्रेशर दे रहे हैं,
फिर ये कोई बॉडी, कोई चुनी बॉडी तो है नहीं, यही कुछ ही लोगों ने अपना ही एक दुकान सी खोल ली है। वो दुकान में कुछ पैसे की, मैं तो सुनने में आ रहा है भाई 5100 की पर्चियाँ कटेंगी, कुछ ऐसा भी माहौल चल रहा है। वही एक तो इसको मैं दूसरी भाषा में कहूँ ठगा ठोरी का माहौल सा है कि कुछ लोग हैं जिनके ये परंपरागत शायद उनका एक ये रहा है। किसी भी जब भी कई बार आंदोलन होते हैं तो उस सिस्टमों में वो लोग इस तरह के मौके का फ़ायदा उठाते हैं। और हमारे भोले वाले सरपंच हैं, मेरे पास भी कुछ आए थे, बोले जी पर्ची कट रही है, आपने बोला। मैं कहा यार हम क्यों बोल लेंगे, मेरे तक पहुंचे हैं सरपंच मेरे पास डेली। मैं जब यहाँ होता हूँ, आज भी देखेंगे आप, कम से कम 100-150 सरपंच मिल के जाएंगे। कल मैं हल्के में होता हूँ, जब भी वहाँ भी लोग मिलने के लिए आते हैं। मैं बार बार अनुरोध करना चाहता हूँ, आपको जनता ने बड़ी उम्मीद से चुना है, आप ई टेंडरिंग के माध्यम से आप पारदर्शिता के चलते हुए काम करवा सकते हैं और उसमें आप सेफ भी होते हैं। बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली, जिन्होंने साफ तौर पर उन अधिकारियों को भी जो काम नहीं कर रहे हैं दो टूक जवाब दिया कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। और वहीं ई टेंडरिंग पॉलिसी को लेकर भी सभी सरपंचों को समझाने का काम किया, उनसे अपील की कि इस पॉलिसी को जल्द से जल्द वो एक्सेप्ट कर लें। कैमरा पर्सन मोनू कुमार के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा, चंडीगढ़। तो तोशाम में विधायक किरण चौधरी ने अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा गांवों का दौरा किया है और लोगों की शिकायतों को सुना है। इस मौके पर विभिन्न गांवों के लोगों को उन्होंने संबोधित करते हुए ये कहा कि पूरे क्षेत्र में पीने के पानी की विकट समस्या है। लोग उनसे हर गांव में ये शिकायत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पानी के मुद्दे को लेकर वो विधानसभा में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि क्षेत्र की समस्याओं को भी वो विधानसभा में उठाने का काम करेंगे। जनसंपर्क अभियान के दौरान लोगों ने उनको पगड़ी पहनाकर उनका सम्मान भी किया। ये जो है समस्या, इतनी समस्याएं हो रही हैं, किसान भाई बता ही रहे हैं कि पाले से सारी फसल बर्बाद हो गई है। फसल क्या जो है मुआवजा मिल नहीं रहा है। पिछली फसल जो है बर्बाद हुई थी कपास की, उसका आज तक मुआवजा नहीं मिला है। तो किसान तो जाए तो कहाँ जाए, रो रो के जो है बुरे हाल हो रहे हैं। जो है हर बिजाई के सीज़न में जो ये यूरिया खाद का कट्टा को नहीं मिले तब मारामारी होती है, और फिर खाद का कट्टा देंगे तो गैल जो है साथ में जो है कुछ ना कुछ पकड़ाते हैं कि ये, और लोग ज़बरदस्ती किसान को पकड़ाया जाता है। तो किसान के साथ तो जो जाति किसान के साथ हुई है, ये जाति पहले ना कभी हुई और मेरे समझ में आता है कि ना कभी होगी आगे। तो बहुत ज़्यादा जाति हो रही है। तो ये अब सारी बातें समस्याएं जो हैं विधानसभा में उठाऊंगी। अभी आपने सुना पानी का क्या हाल है, पीने के लिए पानी नहीं है, हमारा पानी काट दिया गया है। सिंचाई के लिए पानी नहीं है, कहते हैं टेल तक पानी लेके जाएंगे, टेल तक पानी आएगा। तो दिल्ली मुंबई हाईवे से फरीदाबाद को जोड़ने के लिए डीएनडीए एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है, जिससे फरीदाबाद पलवल से गुरुग्राम, जयपुर, दौसा जाने में न केवल लोगों का वक्त बचेगा बल्कि खर्च भी कम आएगा। फरीदाबाद के कैलगांव के पास नेशनल हाईवे संख्या 19 से केएमपी और दिल्ली मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे के जंक्शन तक का 20 किलोमीटर का हिस्सा बनकर तैयार हो गया है। इस पर वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी गई है। अगले 2 से 3 दिन में इसका विधिवत रूप से उद्घाटन भी होगा, लेकिन उसके पहले ही ट्रायल के तौर पर इसको खोल दिया गया है। पंचकुला के डीएलएफ एरिया में एक पुलिस के केस के समझौता करवाने के नाम पे लाखों रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। ठगी करने वाले ने खुद को चंडीगढ़ सेक्टर 11 पुलिस थाने का एसएचओ बताते हुए समझौते के लिए 14 लाख रुपए की डिमांड की और बुजुर्ग ने हड़बड़ाहट में 14 लाख रुपए जमा भी करवा दिए। जब बुजुर्ग ने उस व्यक्ति को दोबारा फोन किया तो व्यक्ति ने फोन नहीं उठाया और उसके बाद उसको ये लगा कि उसके साथ ठगी हुई है, जिसके बाद डीएलएफ वैली के निवासी बुजुर्ग दिलीप सिंह ने, इनकी उम्र 70 साल है, उसने इनकी शिकायत पिंजौर थाने में दर्ज करवाई। फिलहाल पुलिस ने बुजुर्ग की शिकायत पे 14 लाख रुपए की ठगी करने के मामले को दर्ज कर लिया है और पिंजौर थाना पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। होडल में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला है, जिसमें नेशनल हाईवे संख्या 19 पर उझीना नहर के पास तेज रफ्तार वैगनार गाड़ी ने स्कूटी में टक्कर मार दी, जिसके चलते स्कूटी पर सवार 2 युवकों में से एक की मौत हो गई है, जबकि इसमें एक घायल हो गया है। वहीं वैगनार गाड़ी में सवार 2 युवकों में से एक की मौत हुई है, जबकि एक गंभीर रूप से इसमें घायल बताया जा रहा है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज करके इसकी जाँच शुरू कर दी है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है।
इसमें जो मौत हुई है मेरी साली के लड़के की मौत हुई है। उसके पीछे मेरा बेटा बैठा था, पीछे से वैगनार ने टक्कर मारी है। वे भुलवाने चल के मेरे होटल पर आ रहे थे। उसके बाद मुझे सूचना मिली कि वहाँ एक्सीडेंट हुआ है। फिर मैं वहाँ पहुँचा तो मेरा जो साली का लड़का था वो डेथ था। क्या नाम उसका? सचिन। और जैसे ही मैंने कहा कि वहाँ से लोगों को कि मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा, वहाँ लोगों को पता ही नहीं था कि इसके साथ कोई और था, क्योंकि जब ढूंढा तो नाले में नीचे गिरा पाया। उसको उठा के हम फरीदाबाद ले गए सरोदय अस्पताल। उसकी हालत बहुत गंभीर है, ब्लड चल रहा है और डॉक्टर अभी कोई दवा नहीं दे रहे। रात को करीब 10:30-11 बजे एक्सीडेंट हुआ था जीटी रोड पर उजीना ट्रेन के पास, एक वैगनार और एक स्कूटी का। जो वैगनार से टक्कर लगी थी, स्कूटी पे एक जो चला रहा था उसकी वहीं मौके पर मौत हो गई थी एक्सीडेंट में। जो बाकी 3 इंजर्ड थे उनको उठा के हॉस्पिटल भिजवा दिया था। एक व्यक्ति जो वैगनार कार में था उसकी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। फरीदाबाद में पड़ोसी गांव से पैदल अपने गांव जा रहे पिता और बेटे को कार सवार बदमाशों ने कई गोलियां मार दी हैं। घटना फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में दयालपुर गांव के पास की है, जहां पर एक गोली बेटे को लगी है जबकि 2 गोली पिता को लगी हैं। दोनों को सेक्टर 8 के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस का यह कहना है कि अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और उनकी तलाश भी शुरू कर दी गई है। ऐसा हुआ जी, शाम के टाइम ये दारू वारू पी के आए हमारे भाई राजवीर के दरवाजे पे, पैसा वैसा करो इनने, वहाँ इनने बियर बजाई है, यहाँ बियर यहीं पीएंगे और ये कर देंगे और वो कर देंगे। और ये काफ़ी कहने के साथ वो होते बालक न कहेंगे ऐसे बड़े पापा यो बिने ना डट जाओ, भोला कलुआ कहेंगे बातें सतपाल पे, मैं यूँ ना रुक रहा हूँ। मैं आया हूँ, मैंने बातें कही है, मैंने भैया चल अपने घर के चलो। काफ़ी कई बार हमारी 75 साल की माँ है, वहाँ ने हाथ जोड़ के कही भैया जाओ, भैया जाओ, पर उन्होंने जो कह दिया हम जाए ना रहे, हम यही रहेंगे। अभी तक पुलिस ने ना कोई भी नहीं हुई अभी केसी में। CIA वाले आए गांव में, उनने कोई मिलो नहीं है अभी। सर, हमें कंट्रोल रूम के माध्यम से थाना पर सूचना प्राप्त हुई थी कि गढ़खेड़ा दयालपुर रोड के ऊपर गोली चली है। तो सूचना पाकर हम तुरंत मौके पर पहुंचे। जब तक हम मौके पर पहुंचे तो उससे पहले जो पीड़ित थे उनको हॉस्पिटलाइज कराया जा चुका था और जो अपराधी थे वो भी मौके से फरार हो चुके थे। तो अभी जो पीड़ित हैं वो वैसे तो नॉर्मल कंडीशन है उनकी, लेकिन उनको गोलियां लगी हैं और वो सर्वोदय हॉस्पिटल में एडमिट हैं। हम उस पर FIR लॉन्च करने जा रहे हैं अभी अंडर एप्रोप्रिएट सेक्शंस ऑफ लॉ, और आरोपियों की तलाश करेंगे, जल्द से जल्दी उनको गिरफ्तार। चलिए इसी के साथ हरियाणा विशेष में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।